ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ करंट इन अ 50 साइकिल 50 साइकिल का एसी सर्किट का 5 एम्पियर है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज जीरो। सेम फॉर्मूला वही लगेगा, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है हमें। इफेक्टिव करंट की बात कर रहा है, इफेक्टिव। पढ़ लो क्वेश्चन एक बार, देख लो क्या है क्या नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आया, समझ में आया। क्वेश्चन के लैंग्वेज में बोल रहा है देखो कि द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट इज 50 साइकिल। 50 साइकिल दिया है, बस ये समझना है ना कि हमें 50 साइकिल है क्या। 50 साइकिल का मतलब होगा, साइकिल का मतलब फ्रीक्वेंसी। अरे CPS साइकिल या रिवॉल्यूशन लिखा होता है ना, RPS। तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड, बात तो वही होगी। एक साइकिल पर सेकेंड या एक रिवॉल्यूशन पर, तो सर ये फ्रीक्वेंसी हो गई। सर ये कौन सा करंट है? इफेक्टिव का मतलब होता है RMS। स्टार्टिंग में ही मैंने कहीं पे एक बात ये बताई थी, इफेक्टिव वैल्यू हो, घर की सप्लाई हो, अगर ऐसा वर्ड लिखा है तो हमेशा क्या होगा, RMS होगा। तो सर हमारे पास फॉर्मूला है ना, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा को लिख लो 2π/FT, क्या यही होता है? अरे ओमेगा टी और ओमेगा की जगह पे ये लिख दिया। अब थोड़ा एक बात बताओ, क्या क्या दिया है और क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। देखो टाइम में करंट पूछेगा तो क्या इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहा है? इतने सेकंड के बाद से करंट जीरो हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात इतने सेकंड पे करंट क्या रहा होगा, यही तो पूछ रहा है। तो हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस करंट। सारी वैल्यू गिवन है, उठा के रख दीजिए। बट सर सोच रहे होगे कि आई नॉट नहीं दिया है सर, IRMS दिया है। याद करो मैंने एक रिलेशन बताया, IRMS कितना होता है, आई नॉट बाई √2। तो आई नॉट कितना आ जाएगा, IRMS इंटू में √2। हो तो गया ख़त्म। आई नॉट की जगह पे क्या रख देंगे सर, IRMS इंटू में √2 साइन 2π/FT। ये बन गया फॉर्मूला, इसी पे हमें करंट निकालना है। रख दीजिए सारी वैल्यू। आई निकालना है, IRMS कितना दिया है 5, √2 साइन 2π, एफ की वैल्यू कितनी दी है 50, टाइम कितना दिया है 1/3 सेकेंड। रख के सॉल्व नहीं कर लोगे? पाई मत काट देना, पाई की वैल्यू रहने दो, पाई रहने दो, 0 से 0। यहाँ पे पाई ये नहीं कि 22/7 पुट कर देना, ये एंगल में है, साइन के साथ लगा है तो ये एंगल का पाई है। तो 0 से 0 कट गया, 5 से ये कट गया कितनी बार में, 6 बार में, और 2 से 6 कट गया कितनी बार में, 3। तो केवल π/3 बचा है। तो क्या लिखेंगे 5√2 साइन π/3। साइन π/3 का मतलब क्या 60 डिग्री होगा क्या? अरे π/3 कितना होता है 60 होता है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या √3/2 होता है क्या? तो सर 5√2 इंटू √3/2। सॉल्व कर लो भाई इसको, ये तो कोई भी कर लेगा। आंसर आ रहा है 6.123 आ जाएगा। 2.5 और 1.4 और 1.73 यही मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके देख ले रहे, 2.5 मल्टीप्लाई विद 1.41 मल्टीप्लाई विद 1.73, 6.09। सही है, बिल्कुल सही है, आंसर वही है। अरे 5/2 को क्या 2.5 लिख सकते हो, और √2 को क्या लिख सकते हो 1.414 लिख सकते हो, और √3 को 1.73 लिख सकते हो,
मल्टीप्लाई कर दोगे 6.09 समथिंग आएगा, इतना एम्पियर करंट होगा। 5/2 को लिख दिया 2.5, √2 को लिख दिया 1 पॉइंट, √3 को लिख दिया 1.73, बस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या भाई, कोई भी आंसर बताएगा? एक का समय दे रहे हैं, चलो बताओ इसका आंसर। 100 ohm iron is connected to 220 volt 50 cycle wall plug. What is क्या पूछा है? फर्स्ट, what is peak potential difference ठीक है। सेकेंड, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। और थर्ड पूछा है आपसे आरएमएस करंट। देखते हैं इसका आंसर कौन कौन बताता है, थोड़ा जल्दी करिए, सब बता लोगे। जल्दी, बात बंद करके। पीक पोटेंशियल डिफरेंस, आरएमएस करंट, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, यही तीन चीज़ बतानी है। सारी चीज़ गिवन है, आर दिया है और कनेक्टेड है 220 वोल्ट से, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, 220 वोल्ट क्या होगा, आरएमएस होगा। अरे सप्लाई है, वो कनेक्टेड है तो आरएमएस होगा। और 50 क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी है। रखो, रख के निकालो, जल्दी बताओ, रखो। आ गया, पहला आया। नहीं आया, किसी का कुछ भी नहीं आया, पहला आ गया। बताना पड़ेगा, आंसर मैच करो, अगर जिसका आया है, नहीं आया तो बात ही अलग है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेजिस्टेंस दिया है, आरएमएस वैल्यू दी है वोल्टेज का और फ्रीक्वेंसी दी है। हमसे क्वेश्चन में पहला पूछा है क्या, पीक पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू आ रही है 311। दूसरा पूछा है हमसे क्या, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, और एवरेज की वैल्यू आ रही है 198।
और IRMS की वैल्यू आ रही है 2.2। बताइए यही आया है, किसी का आया है इतना? या तो आप सॉल्व नहीं किए होंगे अभी, नहीं तो फॉर्मूला तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसको बताना पड़े तो क्या मतलब है फिर पढ़ने का। अभी 50 बार बता दिए कि हमें ERMS दिया हुआ है और इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखो, √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये E0 हो जाएगा? तो ERMS 220 है और इसमें 1.414 अभी कल ही मल्टीप्लाई करके दिखाए थे, तो क्या 311 आएगा ये? अरे अगर 220 वोल्ट सप्लाई ले रहे हो तो ये 1.414 मल्टीप्लाई होगा तो 311 वोल्ट आएगा पीक। पीक हमेशा ज़्यादा होता है RMS वैल्यू से। दूसरे का आंसर हमसे पूछा है एवरेज। बताओ एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर E एवरेज निकालते हैं, बोलिए। कुछ तो बोलो भाई, मुंह में छेद नहीं है। बेकार है पढ़ाना। हमें E0 पता चल गया है, मल्टीप्लाई कर देंगे E एवरेज। फेल हो जाओगे लाइन से सब अगर ऐसे ही रहा तो हालात। 0.637 इंटू में E0 है, E0 की वैल्यू मिली है, उठा के मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई नहीं सिखाएंगे, ये करा दे रहे हैं क्वेश्चन, अभी वही बहुत है। पता नहीं क्या JEE और नीट के लिए पढ़ रहे हो। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब हमसे पूछा है RMS करंट, तो IRMS निकालना है तो हमें पता है I0/√2 करना पड़ेगा। बट सर I0 हमें पता नहीं है, तो I0 अगर पता नहीं है तो I0 निकालिए पहले। तो सर I0 अब कैसे निकालेंगे? तो V0 = I0 इंटू में क्या होगा R। तो सर हमें V0 पता है, R पता है। सर V0 कहाँ पता है? तो निकाले हो यहाँ पे, V0 निकाले हो, R क्वेश्चन में दिया है शायद कहीं दिया है क्या? 100 ओम रख दीजिए यहाँ पे। तो V0 अपॉन में R = I0, ये वैल्यू I0 की मिलेगी, उठा के यहाँ रख दीजिएगा, IRMS मिल जाएगी। उसमें साइकिल वाइकल से कुछ लेना देना नहीं था, 50 साइकिल जो दे रखा है। आपको खुद सोचना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपके लायक है नहीं, कराए बस इसलिए जा रहा है क्योंकि बोर्ड के लायक है, और बोर्ड के लायक है तो बोर्ड में आएगा। अगर आप इसी लेवल पे अटके रहना चाहते हो तो रहो, हम तो करा ही रहे हैं। क्या मैं चलूँ आगे लेके जब इसी क्वेश्चन में ही नहीं समझ में आ रहा। द इक्वेशन ऑफ AC इन अ सर्किट I = 50 sin 100 pi t। फाइंड फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट लिखिएगा, फाइंड फ्रीक्वेंसी, पहला फ्रीक्वेंसी है, फाइंड फ्रीक्वेंसी। बताओ अब इन सब का आंसर। दूसरा पूछा है मीन वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल। तीसरा पूछा है RMS करंट। चौथा पूछा है द वैल्यू ऑफ करंट at 1/300 सेकेंड। मीन वैल्यू ऑफ अ हाफ साइकिल है, पहला फ्रीक्वेंसी है, तीसरा RMS करंट है और चौथा ये। बस आपको एक इक्वेशन दिया है, द इक्वेशन ऑफ AC इन अ सर्किट, किसी सर्किट में है और उसका इक्वेशन ये है।
बताइए जल्दी। ठीक है, निकालो, बाकी सब निकालो। तो जो आ रहा है इसमें सब निकाल दो पहले फटाक से। जो पूछा है वो तो निकालना है, उसके एक्स्ट्रा भी ज़रूरत कुछ पड़ेगी तो हम निकालेंगे। आया? मिला भाई, आंसर मिला। इतना समय नहीं लगना चाहिए यार भाई मेरे इसमें। आई ठीक है, देखो एकदम आराम से देखो, इस इक्वेशन को पहले कंपेयर करो। सर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की जगह पे 2π/ft। बस ध्यान से सुनना एक बार। सर आई नॉट की जगह कौन ले रखा है? 50। तो आई नॉट मिल गया। ये हमें अननोन क्वांटिटी पहले पता लगाना पड़ेगा। सर आई नॉट मिल गया। अच्छा सर यहाँ देखिए 2πf की जगह कौन ले रखा है? पाई तो है ही है और टी है ही है, तो 2f की जगह क्या 100 लिख देंगे? सर 2f की जगह कौन ले रखा है? तो f मिल गया यहाँ से 50। समझे हो? f देख के 100 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ होता है 2πf और यहाँ दिया है ओनली कितना। तो क्या इसको 2πf में लिखते हैं तो क्या 2 × 50 ऐसे लिखते हैं ना, तो जाहिर सी बात है अब कंपेयर हो जाता। तो सर f की जगह कौन ले रखा है? 50। ऐसे भी आ सकता था, तो हमने तो यहाँ 100 दे दिया था। तो पहले का आंसर सर मिल गया, जो कि आया कितना? 50। अब दूसरा देखिए, मीन मतलब एवरेज। हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू अगर निकालना है तो सर आई एवरेज होता है, अभी लिखा था 0.637 इंटू में क्या आई नॉट होता है क्या? यही होता है, या 2π/i0 ऐसे करके इंटू में आई नॉट लिख सकते हो। तो सर हम ऐसे 2i0/π वाले से सॉल्व करने से अच्छा ये नंबर लिख के सॉल्व करो, 0.637 इंटू आई नॉट। सर आई नॉट की वैल्यू क्या है? तो पता है भाई 50। तो क्या 0.637 इंटू में 50 मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। क्या यहाँ से आई एवरेज मिल गया? अच्छा, अब तीसरा क्या निकालना है सर? आई आर एम एस। तो सर आई आर एम एस कितना होगा? अभी बोला आई नॉट इंटू में क्या √2। आई नॉट की वैल्यू कितनी? 50। कंपेयर किए ही हो, तो इंटू में 1.414 मल्टीप्लाई कर लेना। ये तीसरा हो गया। चौथा बताओ। चौथा ये इतने टाइम पे पूछ दिया, तो क्या ये इंस्टेंटेनियस करंट है? तो सर इंस्टेंटेनियस करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की जगह पे क्या रखेंगे? 2πf, या डायरेक्ट ये लिख दो 100 पाई और इंटू में क्या है टी। टी की जगह पे क्या दिया है? अरे 1/3 सेकेंड। समझे हो? या तो तुम सोच रहे हो ना सर ये 100 पाई, तो नहीं सर, हम अपने इक्वेशन से लिखेंगे 2πft। तो f 50 निकाले हो ना, तो 52 जा फिर 100 ही तो आएगा। तो 100 पाई तो लिखा था मैंने, 100 पाई और t की जगह पे 1/300। क्या 0 से 0 कट जाएगा? π/3 मतलब 60, और साइन 60 कितना होता है? √3/2। 2 से कट गया, कितना आ जाएगा? 25√3।
अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है, सही कर लेना भाई। आई नॉट बाई रूट टू होता है ना ये आई आर एम एस, मुझे लगा आई नॉट निकालना है। ठीक है, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी है 50 और रूट टू की वैल्यू है 1.414। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सही कर लेना उसको, हो जाएगा अब क्वेश्चन। अब तो बना लोगे, इतने करा दिए हैं। पेपर में बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आता है, ये आपके बोर्ड में 3 नंबर के क्वेश्चनों में आएगा, एक इक्वेशन देके और आपसे बार बार यही 4-5 चीज़ें पूछेगा और तुम देख लो क्या तुम इसमें सॉल्व कर रहे हो। वही घिसे पीटे जो फॉर्मूले पढ़े हो दो, उसी को इधर उधर घुमा रहे हो, कभी आरएमएस निकाल रहे हो, कभी आई नॉट निकाल रहे हो, कभी कुछ। बस आपको हर तरीके के क्वेश्चन कराएं, एक ग्राफ से क्वेश्चन कर लो, उसमें एवरेज एंड आरएमएस कैसे निकलता है। चलते हैं आगे। सुनिए, कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ गिवन फिगर। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ गिवन फिगर, जो फिगर दिया है ना उसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। ये एसी सोर्स है भाई मेरे, दिख रहा है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, जरूरी नहीं कि ऐसे साइनोसोडियल ही बने। एसी का मतलब प्लस माइनस चलता रहेगा का। ये 2 एम्पियर है और यहाँ पे भी 2 एम्पियर है बट माइनस साइन के साथ, ठीक है, और ये O है और ये टाइम T है। इस पे करंट दिया है I। बात बंद कर लो, सॉल्व करो। आरएमएस वैल्यू चाहिए मुझे करंट इस फिगर से। बताइए जल्दी, आ जाएगा। हाँ, किसी का आया 2/√2, 2/√2 कंफर्म हो। IRMS निकालने के लिए मैंने आपको बताया, देखो RMS कोई भी निकाल रहे हो तो पहले क्या जो नंबर गिवन है उसका स्क्वायर करोगे। तो सर नंबर कितना दिया है, थोड़ा ध्यान से देखिए। इस साइकिल का मैक्सिमम करंट क्या है 2, इस साइकिल का भी मैक्सिमम करंट और इसका भी 2। तो सर 2 स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर मीन निकालना है। तो सर इसको जोड़ के किससे डिवाइड कर देंगे 3 से, और फिर क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे, मिल गया IRMS। सर 2 का स्क्वायर अरे स्क्वायर है भाई मेरे, क्या रूट में रहेगा, बाहर निकलेगा तो 2 एम्पियर, यही आरएमएस है। इस क्वेश्चन में जितना पीक है ना उतना ही आरएमएस भी मिल रहा है, क्योंकि ये साइनोसोडियल के फॉर्म में नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, समझ रहे हो ना। साइनोसोडियल होता ना तब हम अचानक से जो चीज़ें चेंज होती हैं हर एक टाइम में अलग अलग है। देखो इसमें समय यहाँ से यहाँ तक हम चल रहे हैं, तुम खुद देखो, अगर 0 से 1 सेकेंड तक चल रहे हैं तो भी मेरा करंट क्या 2 का 2 ही रह रहा है, और फिर जैसे 1 सेकेंड पे आ रहा है करंट 0 हो जा रहा है, ठीक है, या 0 से कहाँ चला जा रहा है -2 पे, समझे। और फिर जैसे अगले सेकंड में चल रहे तो भी -2 तक ही रह रहा है, और फिर जैसे तीसरे सेकंड में आ रहे हैं तो करंट क्या फिर बढ़ के +2 हो जा रहा है। जबकि एसी सोर्स में और जब तुमने पढ़ा है वो करंट ऐसे चलता था, तो इस कहानी में क्या एक बराबर रहता था, नहीं,
नहीं रहता था सर। एक देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड में करंट का अगर वैल्यू 1 एम्पियर है तो अगले सेकेंड में हमारे करंट की वैल्यू क्या है, 2 एम्पियर हो गई। फिर अगले सेकेंड में कितनी हो गई, 3 एम्पियर हो गई। जबकि यहाँ 0 से लेके 1 सेकेंड तक में करंट की वैल्यू क्या 2 की 2 बनी हुई है क्या, समझ रहे हो। इसलिए इसमें आरएमएस वैल्यू पीक के बराबर आ रहा है, जबकि इसमें आरएमएस वैल्यू पीक के बराबर नहीं होता है। हमेशा कौन ज़्यादा होता है, कौन ज़्यादा होता है, पीक की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, आरएमएस कम होता है। जबकि इसमें देख रहे हैं पीक भी 2 है और आरएमएस भी कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए अब इसमें क्वेश्चन। अच्छा, एवरेज पूछ देता तो क्या होता, इसी में पूछ देता फाइंड द एवरेज ऑफ दिस गिवन दिस ग्राफ या दिस फिगर। ध्यान से देखो, एवरेज निकालेंगे, एक साइकिल प्लस एक और एक, तो सर प्लस वाला वनली क्या बचेगा, तो एवरेज भी क्या 2 ही आएगा। अरे मैक्सिमम कितना गया भाई मेरे, 2, तो एवरेज भी कितना आएगा, 2 ही आएगा, समझ रहे हो। अरे एक फुल साइकिल का तो 0 हो गया, तो बस एक हाफ साइकिल का ही तो एवरेज चाहिए, और हाफ साइकिल तो 2 चल रहा है तो 2 लिख देंगे। इसमें क्या एवरेज, एवरेज तो इसमें बताना होता है, क्योंकि इसमें वैल्यू बार बार चेंज होती है तो जोड़ते हो। इसमें तो एक बराबर है, तो ये दोनों कट गए, बस यही बचा, तो सर ये तो 2 है, 2 लिख देंगे, आंसर वही है। एवरेज सिंपल निकल जाएगा। आरएमएस में था तो आरएमएस बता दिया हूँ, नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए, बात बंद कर लीजिए। नया टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट या एसी सोर्स। एक सेकेंड वेट, हेडिंग डाल लिए हो तो हेडिंग डालो फेजर डायग्राम, क्योंकि अभी इसको पढ़ाने से पहले एक छोटा सा है, कुछ है नहीं उसमें। फेजर डायग्राम पहले समझाते हैं क्या होता है। फेजर डायग्राम, बात नहीं सुनिए, मैं आपको पहले दिखाता हूँ फेजर डायग्राम होता क्या है। आप पहले एक बार देख लो, अब वहाँ तक अगर आपको दिख जाएगा तो सही है। रुको भाई, कहाँ गया भाई फिर। अब इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, मगर थोड़ा सा समझ में आएगा। आप एक बार ध्यान से देखो, फेजर डायग्राम आपको दिख रहा होगा, बस एक बार ध्यान से ग्राफ देखना, दिखाई दे रहा है। बस यहाँ एक सर्कल बना है, बात बंद करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझना है कि ये कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये बस बता रहा है कि 1 एम्पियर और -1 एम्पियर है, जो भी है मैक्सिमम वैल्यू है, और ये साइन का ग्राफ है, और इधर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा ठीक है, अब देखो, अभी नहीं दिखेगा, अभी लाइन बनाएगा तो डॉट डॉट में है, अभी दिखेगा। अब यहाँ पे एक लाइन बना दिख रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखो ये लाइन सर्कल में ऐसे चल रहा है तो ग्राफ एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है। ये फेज होता है। फेज जैसे क्या है, अभी ये मैक्सिमम वैल्यू जितना सर्कल का रेडियस होगा, क्या वही एम्पलीट्यूड कहलाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू है, समझ रहे हो। और जैसे जैसे ये रेडियस चलेगा, जैसे ये घूमेगा, तो क्या इसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम जाएगा। और ये लाइन देखो आगे बढ़ रही है, ये जो पिंक वाली लाइन है ना, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अगर हम आपको ऐसे दिखाएं, देखो
दिख रहा है? आप एक बार जाके इसको बस समझिएगा, मैं बस आपको बताना ये चाहता हूँ फेजर डायग्राम में एक्चुअल में होता क्या है। हम फेस की बात करते हैं, किसकी? जैसे बात बंद कर लो, समझो, जब बोलते हैं तो सुनते नहीं हो और जब क्वेश्चन देंगे तो मुंह भाके खड़े रहोगे। करंट की बात करते हैं तो करंट लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ की बात करेंगे तो ये भी कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब समय के साथ ये दोनों आई और ई हमेशा एक फेस में नहीं रहते हैं। ये डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर कि सर्किट कैसा है। अगर मैंने यहाँ पे आपको हेडिंग लिखा है ना कि प्योर रजिस्टिव, तो इसका मतलब उसमें केवल क्या रहेगा? केवल रजिस्टेंस रहेगा। समझ रहे हो? अगर केवल रजिस्टेंस रहेगा तो हो सकता है कि करंट और ईएमएफ दोनों हमेशा किस फेज में रहें? सेम फेज में रहें। ये हो सकता है, अभी ये चेक किया जाएगा। सेम फेज में रहने का मतलब वहाँ फेजर डायग्राम से है कि सर करंट देखिए, ध्यान से देखिए, करंट सर चल रहा है ऐसे, करंट चल रहा है ऐसे, या मान लेते पोटेंशियल है ईएमएफ, सर ईएमएफ चल रहा है ऐसे और करंट भी इसी फेज में चल रहा है, इसी फेज में सर करंट भी चल रहा है। जब ये प्लस में है, भी प्लस में है, तो आई भी क्या है? प्लस में है। सर जब भी माइनस में गया तो आई भी क्या हुआ? माइनस, क्योंकि दोनों के साथ क्या लगा हुआ है? ओमेगा टी। समझ रहे हो? बट सपोज करो हम सर्किट रजिस्टिव से हटा के कुछ इंडक्टिव कर दिए। इंडक्टिव मतलब उसमें अब रजिस्टेंस नहीं जुड़ा होगा, उसमें इंडक्टर जुड़ा होगा। समझ रहे हो? क्वाइल जुड़ी होगी। अगर वो इंडक्टर होगा तो क्या जरूरी है दोनों सेम फेज में रहें? नहीं सर, एक लीड कर जाएगा और एक लैग कर जाएगा। एक लीड कर जाएगा और एक लैग कर जाएगा का मतलब है कि अगर ई को देखेंगे तो ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो सर करंट होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब करंट वोल्टेज से कितने डिग्री लैग कर रहा है? ये ओमेगा टी है, तो क्या ये ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री है? समझ रहे हो? अब इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो फेजर डायग्राम सर इसका कैसे बनेगा? सर वोल्टेज ऐसे चल रहा है, ध्यान से देखिए, फेजर नहीं है, ये ग्राफिकल है। अभी इसी से फेजर समझा रहे हैं। अगर हम ग्राफिकल देख रहे हैं तो फेजर बनाना बहुत आसान होगा। अब मैं आपसे बोला कि वोल्टेज चल रहा है ऐसे, अब बताइए वोल्टेज तो ठीक है सर बना दिया, ये चल रहा है, करंट कैसे है? जब ये ओमेगा टी है तो ये कितने डिग्री लैग कर गया है? 90। तो थोड़ा ध्यान से देखो, जब ये 0 है तो क्या ये -1 रहा होगा? जब ये प्लस का 1 है तो क्या ये 0 हो गया होगा? क्या ग्राफ ऐसे चलेगा करंट का? सब जब ये 0 हुआ है तो क्या ये प्लस का 1 हुआ होगा? और जब सर ये -1 है तो क्या ये 0 हो गया होगा? समझ रहे हो? और फिर देखो ये जब 0 है तो क्या ये ऐसे आया होगा और क्या यहाँ से जाके क्या -1 हो गया होगा? अब देख लो, क्या करंट ये आई है और ये भी है, तो तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है इस ग्राफ से कि वोल्टेज आगे है और करंट कहाँ रह गया है? पीछे। करंट सर 0 से, देखिए वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रहा है और करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अब इन्हीं का फेजर बनाते हैं। इससे पहले वाले फिगर में क्या था कि सर जिस फेज में वोल्टेज चल रहा था क्या उसी फेज में करंट चल रहा था? क्या यही ग्राफ बन जाएगा? फेजर में तो बस एक लाइन थी ना, सर्कल में देख रहे थे ना, ये लाइन घूम रही थी और एक ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा था, तो ये तो ग्राफिकल हो गया। और जब फेज में बनाएंगे तो देखो वोल्टेज और करंट क्या सेम फेज में हो गए? मगर देखा था ना मैंने क्या बनाया था, मैंने वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बड़ा रखा था, तो इसलिए इस लाइन को बड़ा रखा हूँ, और करंट वाली लाइन को क्या मैं छोटा रखा था एम्पलीट्यूड को, तो इसीलिए करंट के फेज को तो सेम रखा हूँ मगर क्या एम्पलीट्यूड छोटा दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो? अब इस वाले फेज में आओ, थोड़ा इस वाले का फेजर डायग्राम बनाओ, बताओ क्या होगा? सर इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया वोल्टेज और करंट उससे कितने डिग्री लैग कर रहा है? 90। तो क्या नीचे बना देंगे?
सर बन गया फेजर। समझ रहे हो? वोल्टेज से करंट कितने डिग्री लैग कर गया? 90। अच्छा, अगर लीड करता करंट तो लीड करता तो ये ग्राफ कैसा होता? पहले सोच के देखो, एकदम आराम से बताओ। अगर हम लीड कराते तो ये 0 है, तो क्या +1 से स्टार्ट होता? तो क्या ग्राफ ऐसे जाता? कैसे बनता? देखो, जब ये 0 है तो ये 1 है, जब सर ये 1 हुआ तो ये क्या हो गया? 0। जब ये 0 हुआ तो ये क्या -1 हो गया? जब सर ये -1 हुआ तो क्या +1 हो गया? समझ रहे हो? ऐसे कहानी बढ़ रही है इसकी। तो इस केस का फेजर डायग्राम बनाएंगे तो सर भी ये है, अब इससे करंट क्या हुआ? लीड किया है ना। करंट कितने डिग्री लीड किया है? तो क्या ऊपर बना देंगे? क्या ये लीड कर रहा है? और इसमें क्या कर रहा था? लैग कर रहा था। ये लैग कर रहा है और ये क्या कर रहा है? लीड। क्या इसी को फेजर डायग्राम बोल रहे हैं हम? हाँ, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ऐसे ग्राफ जब बनेंगे, इन ग्राफ को हम कहते हैं फेजर डायग्राम। समझ गए हो? तो फेजर डायग्राम सिंपल सा एक रिप्रेजेंटेशन है वोल्टेज और करंट के फेज को। अब ये बात देखो क्या है, मैंने लिख दिया है I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। ये तो ठीक है, प्योर रजिस्टिव है, प्योर इंडक्टिव है और प्योर कैपेसिटिव है इन सर्किट के लिए। बट क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हमेशा π/2 लिखा हो, यहाँ पे हो सकता है क्या लिखा होगा? फाई। फाई का मतलब होता है फेज। भाई किस फेज में वो चल रहा है? फेज 30 भी हो सकता है, फेज 60 डिग्री भी हो सकता है, फेज 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ गए इतनी बात? तो क्वेश्चन में ये फाई दिया होगा, बट अभी जब हम इन सर्किट के लिए निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा वो बात अभी किया जाएगा। तो हेडिंग डाले हो फेजर डायग्राम, तो थोड़ा सा उसमें लिखो, एक लाइन लिख लो, उसके बाद से इस पे प्योर रजिस्टिव सर्किट पे आते हैं। लिखिए, अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट alternating current, a diagram that represent alternating current and voltage of the same frequency and the voltage of a same frequency as a rotating vector along with proper phase angle between them, लिख लेना, between them, उनके बीच में प्रॉपर फेज एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम को एक और नाम से जाना जाता है, तो ऑब्लिक आर लिख लेना। फेजर डायग्राम आर्गेंड डायग्राम, वो नाम सुना होगा ना आर्गेंड प्लेन का, वही मैथ में आपने देखा होगा ना, आर्गेंड प्लेन होता है, वही आर्गेंड है डायग्राम। अरे कार्टेशियन प्लेन, आर्गेंड प्लेन नाम पढ़ा है ना, वही आर्गेंड प्लेन है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, तो समझ गए हो ना फेजर डायग्राम में? फेजर डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन में हो सकता है फेजर डायग्राम से ही क्वेश्चन पूछते, फेजर डायग्राम देके हमें क्वेश्चन पूछा जाए। अब फेजर डायग्राम में बात सुनो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी चल रहा था यूं और आई चल रहा था ये, ध्यान से देखिएगा। मैं बोलूँ इसका फेजर डायग्राम बनाना है तो क्या करोगे तुम? ऐसे बनाओगे, सर एक सर्कल लीजिए, इस टाइम पे पूछ रहे हैं, क्या यहाँ का पूछ रहे हैं? चलिए आइए यहाँ का बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ नहीं, यहाँ का बनाइए, इस टाइम पे बताइए, ये टी है, तो बताइए टी टाइम पे सर ये भी है और ये क्या है? आई। ये डॉट वाली लाइन क्या है? आई। तो सर ये भी और आई का इस टाइम पे बनाना है, तो बताना ये डिग्री कितने डिग्री का होता है? 90।
तो सर ये सर्कल बना लिया हूँ, अब हम बनाएंगे इसका फेज़र डायग्राम। तो सर फेज़र डायग्राम में ऐसे समझिए, ये हम ऐसे बना देते हैं, ये 0 होता है, 90, 180, 270 और 360। ठीक है सर, ये 90 और 0 के बीच में तो कहीं यहीं रहा होगा, कुछ रहा होगा, हमें नहीं पता है, बट उतना दे दिया तो हमें इतना तो हिंट मिल गया कि सर ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन 0 और 90 के कहाँ है, बीच में, तो जाहिर सी बात है यहीं कहीं रहा होगा। तो एक बात बताओ, साफ दिखाई दे रहा है कि जिस फेस में भी है उसी फेस में क्या है, आई है। तो सर भी और आई दोनों एक ही लाइन पे बनेगा, ये बन गया क्या भी, यहाँ से कितने डिग्री ऊपर गया है, थीटा, या कितने डिग्री ऊपर गया है, फाई, कुछ भी मान सकते हैं ना, फाई। अच्छा सर आई कितने डिग्री पे है, सेम वहीं पे है सर, जहाँ पे भी है वहीं पे ये भी है। क्या फेज चेंज हुआ है उसका, नहीं, तो क्या सर इसी में ये भी रहेगा, मगर क्या मैग्नीट्यूड छोटा है। अभी मैंने बताया रेडियस ही एम्पलीट्यूड होता है, तो सर इसका रेडियस तो ये हो गया, अब इसका एम्पलीट्यूड छोटा है तो क्या इसका रेडियस और छोटा होगा, तो थोड़ा सा छोटा मैं बना दूं। अब इस पे एक सर्कल ऐसे बना दूं, दोनों चले हैं फाई, मगर दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, छोटा है। क्लियर है इतनी बात, ये दोनों के बीच का फेज एंगल है। अब मैं पूछूं आपसे, अच्छा ये थीटा ले लो, मैं आपसे पूछूं कि फेज डिफरेंस कितना है दोनों में, भी और आई में, तो क्या बोलोगे, 0, क्योंकि सर दोनों सेम लाइन है, तो दोनों के बीच में कहीं एंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। बट अगर ये लैग और लीड करते हैं, एक पीछे रह जाता और एक आगे निकल जाता, तो क्या दोनों के बीच का एंगल पता लगा सकते हैं हम, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो अगर एक लीड कर गया, एक लैग कर गया, कोई भी, एक आगे चल गया, एक पीछे रह गया, तो इस केस में क्या आई यहाँ से हट के कहीं थोड़ा और आगे अगर बना दें, तो क्या यही फेज डिफरेंस कहलाएगा क्या, समझ रहे हो। ये नहीं है फेज डिफरेंस, ये तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है, मगर ये V और I के बीच में क्या कहलाएगा, फेज डिफरेंस फाई। अब वो निकालना पड़ेगा ना, तो कैसे निकालोगे, थोड़ा सोच के देखो। क्या ये 0 से ये एंगल पता होगा, और क्या 0 से ये एंगल पता होगा, तो क्या बड़े में से छोटा माइनस कर दे तो क्या फाई पता चल जाएगा, समझ रहे हो। क्या यहाँ से फेज मिल जाएगा दोनों के बीच का, तो ये होता है फेजर डायग्राम। तो बस ये फिगर बना लो आप, ये ग्राफ और ये फिगर, बस ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। प्योर रेजिस्टिव सर्किट हेडिंग डाल, फिगर बनाने के बाद दोनों बनाना, ये और छोटा सा इसके बगल में, कि समझ में आए किसी का ये फेजर है, ये फेजर डायग्राम है और ये ग्राफिकल है। हटाएं, इस टॉपिक पे आओ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कॉपी चेक कराओ सब लोग अपनी। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ध्यान से सुनिए, बताओ, इधर देखो और थोड़ा ध्यान से समझो। अब हम ऐसे 3 सर्किट के बारे में, पहले स्टार्टिंग में हम कितने सर्किट पढ़ेंगे, 3। कौन कौन से, एक बार प्योर रेजिस्टिव होगा जिसमें केवल रेजिस्टेंस होगा, या इसमें बुक में लिखा होता है ना एसी सर्किट ओनली कंटेनिंग रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब ही तो प्योर रेजिस्टिव होगा ना। जैसे हेडिंग में मैं क्या लिख सकता हूँ, एसी सर्किट ओनली कंटेनिंग रेजिस्टेंस,
ऊपर वाला हेडिंग और ये नीचे वाला हेडिंग क्या सेम है ना? या तो बोल दूँ सीधे प्योर रजिस्टिव सर्किट या एसी सर्किट जिसमें केवल क्या लगा हो, रेजिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात? तो बनाते हैं ऐसा सर्किट। ऐसे 3 सर्किट पढ़ेंगे, एक हो गया प्योर रजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और एक प्योर कैपेसिटिव। एक में प्योर इंडक्टर होगा, एक में प्योर कैपेसिटर होगा, और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे तुम सोच रहे हो कि सर इंडक्टर बनाएंगे ना, तो इंडक्टर तो किसी मटेरियल से बनेगा, इसका रेजिस्टेंस होगा, बट हम उसके रेजिस्टेंस को क्या मान लेंगे, 0। तभी ये प्योर इंडक्टिव होगा, L होगा केवल इसके पास, R 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो सुनो, हम पहले कौन सा सर्किट बना रहे हैं, प्योर रजिस्टिव। तो प्योर रजिस्टिव में केवल क्या रहेगा, रेजिस्टेंस। अच्छा सर किस सोर्स से बात हो रही है, AC, तो यहाँ पे बैटरी वैटरी नहीं लगाना है, AC लगाना है सोर्स। कैसे बनेगा AC से? अच्छा, AC सोर्स में बार बार फेज चेंज होता है, एक बार ये प्लस होगा तो एक बार ये माइनस, एक बार ये माइनस तो एक बार ये प्लस, क्योंकि फेज चेंज होता है ना इसका बार बार, एक बार प्लस माइनस, तो इसमें फिक्स नहीं है। बट किसी इंस्टेंट पे एट अ टाइम t, जैसे आपने घड़ी में देखा तो ये क्या बना होगा, प्लस, और ये क्या बना होगा, मान लिया हमने घड़ी में जैसे देखा तो देखा कि ये प्लस बना है और ये क्या बना है, माइनस। तो इसी पे मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो बताओ अगर मैं इसके EMF को भी लेता हूँ तो भी इस टाइम पे, मैंने बोला ना एट अ टाइम t, तो उस टाइम पे वोल्टेज इसका कितना मैंने देखा, V0 साइन ओमेगा t। क्या यही देखा होगा? समझ रहे हो? मैंने V की वैल्यू कितनी देखी, V = V0 साइन ओमेगा t। अब मुद्दा ये है कि सर्किट में करंट दौड़ रहा है, और करंट क्या दौड़ रहा है, I। तो इस I की वैल्यू उसी टाइम t में कितनी रही होगी, अगर निकाल लें तो क्या हम उसका फेजर डायग्राम बना सकते हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया फेजर डायग्राम में तुम क्या बनाते हो कि तुम देखते हो कि उस एट अ टाइम क्या वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, कि क्या कोई लीड कर रहा है, क्या क्या कोई लैग कर रहा है, यही चीज़ पता लगाते हो। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि मैंने एक टाइम देखा अपने घड़ी में, और उस टाइम t में वोल्टेज हमें इतना दिखाई दिया, मगर इस वोल्टेज से जब सर्किट में करंट निकलेगा तो इस सर्किट में कितना करंट जाएगा मुझे नहीं पता है। क्या मुझे उस I की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, और निकाल के जब कंपेयर करेंगे, अगर उसमें ओमेगा t उसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है तो दोनों सेम फेज में रहेंगे, और एक ओमेगा t है और हो सकता है कि ओमेगा t माइनस कुछ आ गया, तो इसका मतलब क्या करंट लैग कर गया है। समझ गए इतनी बात? तो बस हमें इन सर्किटों में यही चीज़ पता लगाना होता है। तो सर वो कैसे निकलेगा, तो हम इसमें लगाएंगे किरचॉफ रूल, एक लूप बनाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, बस 2 ही चीज़ जुड़ी है। अब इसको एज अ बैटरी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि एक प्लस हो गया और एक क्या हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब बताओ करंट सेम डायरेक्शन में जब चलता है तो क्या ये माइनस का I × R लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? समझ रहे हो भाई? तो हमें क्या निकालना है, V हम इसमें टोटल लूप में पोटेंशियल को 0 करेंगे, तो V बोलना भी ऐसे लिख लो, V माइनस, यहाँ का पोटेंशियल कितना है V, और V = कितना हो जाएगा, या V माइनस क्या हो जाएगा, I × R = 0। क्या यही 2 चीज़ है ना? तो V माइनस I × R = 0। ये I × R लो, सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो करंट माइनस में लिया जाए। अब बताओ इसको इधर भेज दें तो V = कितना हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी है, V0 साइन ओमेगा t उस टाइम पे ना, = ये कितना है, I × R। सर R को इधर भेज दें, तो सर जैसे R को इधर भेजेंगे तो V = कितना आ जाएगा, सॉरी I = कितना आ जाएगा, V0/R साइन ओमेगा t। थोड़ा ध्यान से देखो, क्या V0/R I0 कहलाएगा क्या? अब यहाँ से हमें पता चल गया कि सर V आया है V0 साइन ओमेगा t, और उसी टाइम पे करंट की वैल्यू है कितनी, I0 साइन ओमेगा t। बट एक बात ध्यान से समझना, दोनों सेम फेज में हैं,
मगर क्या दोनों का एम्पलीट्यूड एक बराबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि भी नॉट है यहाँ, यही एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है। अरे यही तो पीक वैल्यू है, तो यही एम्पलीट्यूड है। मगर क्या इसमें भी नॉट में कुछ डिवाइड हो गया है तब आई नॉट आया है, तो क्या ये थोड़ा छोटा हुआ होगा? तो जाहिर सी बात है वोल्टेज ज़्यादा और करंट क्या रहा होगा? कम। तो इसीलिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो भी को बड़ा और आई को क्या ले रहा हूँ? छोटा। समझ रहे हो? क्योंकि करंट हमेशा वोल्टेज से कम रहता है, तो वोल्टेज की वैल्यू भी नॉट है तो उसमें आर डिवाइड होगा तो इसको छोटा कर देगा। तो जाहिर सी बात है आई नॉट का एम्पलीट्यूड जो है वो स्मॉल होगा विथ कंपेरिजन टू द भी नॉट, बट दोनों का फेज क्या है? सेम है। तो क्या इनका ग्राफ सेम सर यही बनेगा? समझ गए हो? तो सर इसमें हम बनाएंगे क्या? पहले फेजर डायग्राम। ध्यान से देखिए, फेजर डायग्राम। तो सर फेजर डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा? तो सर भी चलेगा इधर तो आई भी चलेगा सेम, मगर क्या दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा? और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर बनाएंगे, सर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के हिसाब से देखेंगे, तो सर भी चलेगा ऐसे तो आई चलेगा भी ऐसे, मगर दोनों में क्या ज़्यादा होगा? भी। छोटा क्या होगा? आई। समझ गए हो ना? बस लिख लो खत्म। अब ऐसे नहीं बनाएंगे बार बार, ये इतना बनाने नहीं है, बस सेम ऐसे बना दिया। ये समझ गए कि भी है और इसी में क्या चल रहा है? आई। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ? 0। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ? 0। जल्दी नोट करो। प्योर रजिस्टिव हो गया है। आओ दिखाते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या। चला दो भाई, चला दो उधर का फैन। ठंडी लग रहा है? कह तो रहे तो एसी बंद कर दीजिए, गर्मी हो रहा है इतना, एसी बंद कर दो भाई, ये वाला एसी। अभी हम जाएंगे तो ये वाला बंद कर देंगे। हो गया? प्योर रजिस्टिव हो गया। चलो आओ प्योर इंडक्टिव पे। चलो इधर ही देखो, चलो नोट कर लो, पहले जल्दी करो। बार बार हम क्वेश्चन में एक चीज कोई लेके चलेंगे, जैसे भी लेके चले हैं तो क्या निकाले हैं? आई। हो सकता है मैं आई पता हो तो भी निकालना पड़े, कुछ भी हो सकता है, बट हम हमेशा वोल्टेज देख सकते हैं। करंट कितना है वो तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, भी पता है, तो आई निकल ही जाएगा सर। हो गया? चलो आओ देखो, अगला हेडिंग डालो प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट। बात बंद कर लो, ध्यान से समझो। सर्किट बनाते हैं, इंडक्टिव का मतलब सर है इंडक्टर लगा होगा, एक कॉइल लगी होगी और एक एसी सोर्स से कनेक्ट होगा, तो हमें इसकी भी की वैल्यू एक टाइम पे पता होगी, जिसकी वैल्यू कितनी है? भी नॉट साइन ओमेगा टी। सर्किट में क्या फ्लो करेगा? आई। इस इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना दिया होगा? एल। भाई समझो, हमने बोला कि हम एट अ टाइम टी, मैंने जब देखा अपने वॉच में तो मुझे पोटेंशियल दिखाई दिया भी नॉट साइन ओमेगा टी, बट करंट मुझे नहीं पता है, वही करंट निकालना है।
देखना है कि लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। तो एक बात बताओ, फिर क्या इसमें किरचॉफ रूल लगा देंगे? तो सर ये देखो, एट अ टाइम टी पे इसको मान ले प्लस है और ये क्या रहा होगा, तो सर ये क्या हो गया प्लस और ये क्या हो गया, तो क्या मैं फॉर्मूला लगाऊंगा भी, और ये सर इसका ईएमएफ क्या मैं ई मान लूँ, तो भी माइनस क्या हो जाएगा ई। माइनस ई इसलिए क्योंकि प्लस से कहाँ जा रहे हैं, अरे लूप ऐसे चल रहा है ना, तो प्लस से कहाँ जा रहे हैं, भी माइनस ई इज इक्वल टू क्या हो गया, तो सर भी माइनस और ई की जगह पे क्या रखेंगे, एल डी आई बाई, भूल गए हो इंडक्टर में ईएमएफ कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी। तो इंडक्टर का ईएमएफ हो गया एल डी आई बाई डी टी, जो कि निकाला है। हमें आई चाहिए, इसीलिए मैं डी आई बाई क्या लिखा हूँ, डी टी। अब बताओ हम इसको क्या लिख सकते हैं, भी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। कैसे लिख सकते हैं सर, इसमें एल को इधर भेज दीजिए और डी टी को भी इधर भेज दीजिए, और भी की वैल्यू तो आपको पता है, रख दीजिए। तो सर भी हो जाएगा कितना, भी नॉट साइन ओमेगा टी, भी हो गया। एल सर नीचे आ जाएगा, आ जाएगा, और डी टी आके क्या कर देगा, मल्टीप्लाई। अरे डी टी आके मल्टीप्लाई कर दिया, भी की वैल्यू रख दी, और एल आके डिवाइड कर दिया। बस ध्यान से समझो, रुक जाओ अभी, छापो मत। डी आई और यहाँ आया ये, सर अभी ये करंट नहीं है, ये छोटा सा करंट है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ, तो क्या डी आई आई बन जाएगा, और इधर जो वैल्यू आएगी वही हमारा वोल्टेज होगा, सॉरी करंट होगा। तो सर आई की वैल्यू अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आई इज इक्वल टू भी नॉट बाई एल, कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर निकाल लीजिए। वनली इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अपॉन में, क्या यही होगा, लिमिट उमिट तो है नहीं, तो सिंपल इंटीग्रेट कर दी। प्लस सी होता है क्योंकि सर ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो प्लस सी भी होगा, बट वो कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। इधर भी प्लस सी होगा, इधर भी प्लस सी होगा, हटा देंगे। अब बताइए ओमेगा इधर आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू भी नॉट बाई ओमेगा इंटू एल। बस ध्यान से समझना, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, अब एक बात बताओ, क्या तुम अभी बता सकते हो कि कौन लैग कर रहा है कौन लीड कर रहा है? नहीं, प्रॉब्लम है। बट एक चीज सुनिए, हमें पता है कि v इज इक्वल टू आई इंटू क्या होता है, और i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये आई नॉट होगा तो ये क्या होगा। तो अगर मैं इस चीज से इसको कंपेयर करूं, तो क्या मुझे भी नॉट दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे ओमेगा इंटू एल है, तो इसका मतलब क्या ये रजिस्टेंस है क्या, हाँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू, समझना, माइनस भी नॉट, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो ओमेगा इंटू एल लिखा है ना, इसको लिखा जाता है एक्स एल। ये भी एक नया रेजिस्टेंस है, समझना इस बात को। एक्सएल किसके बराबर है, ओमेगा एल। एक्सएल किसके बराबर है, ओमेगा एल। ये एक्सएल क्या है सर, जैसे इसका रेजिस्टेंस आर था, तो ये एल रेजिस्टेंस थोड़े है, एल तो इंडक्टेंस है, तो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसके रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सएल से। समझ रहे हो, ये रिएक्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, रिएक्टेंस। इंडक्टर का, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, क्योंकि ये इंडक्टर का रिएक्टेंस है। अगर कैपेसिटर होता तो कैपेसिटर का भी रेजिस्टेंस होता, और उसको एक्स सी कहते हैं, उसको भी रिएक्टेंस कहते हैं, मगर कौन सा रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझ रहे हो, ये कौन सा रिएक्टेंस है, एक्सएल, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। नाम से पता चल रहा है, रिएक्टेंस मतलब सर ये रेजिस्टेंस ही है, समझ गए।
अब बताओ इनटू में क्या लिखा है, अभी बात करेंगे इस पे, इसकी बार अलग से चर्चा की जाएगी। बट एक चीज़ सुनिए, भी नॉट बाई एक्सएल को अब भी नॉट बाई आर से कंपेयर करें तो क्या यही आई नॉट है क्या? तो सर आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? अब थोड़ा सा सहूलियत हो गया कंपेयर करने में, मगर एक चीज अभी भी फंस रहा है सर, क्या? यहाँ साइन है और यहाँ क्या है? कॉस है। तो या तो इसको भी साइन बना लो या तो इसको ही कॉस बना दो, दोनों में से कुछ कर सकते हो, तब ना कंपेयर करोगे। तो सर हम इसको साइन बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? क्या इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा? अरे साइन 90 में से कुछ घटेगा तो कॉस आएगा, समझ रहे हो, और प्लस का प्लस ही रहेगा। अच्छा, साइन के साथ माइनस अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है, पढ़ा होगा आपने। माइनस साइन थीटा है तो इसको साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अरे ये अंदर जा सकता है, बट कॉस के साथ नहीं होता है, कॉस बाहर नहीं निकालता है, खत्म कर देता है माइनस को। तो जाहिर सी बात है ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या माइनस कर देगा और इसको क्या कर देगा? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 को पाई बाई 2। अब थोड़ा ध्यान से समझो, अब कंपेयर हो सकता है। सर ये है साइन ओमेगा टी और ये है साइन ओमेगा टी माइनस, कौन पीछे रह गया है? करेंट। कितने डिग्री? ये ओमेगा टी पे है तो ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, समझ गए हो? क्लियर है इतनी बात? तो कौन लैग कर रहा है? करंट। लीड कौन कर रहा है? वोल्टेज। मैं पूछूं वोल्टेज कितने डिग्री से लीड कर रहा है? 90। करंट कितने डिग्री से लैग कर रहा है? 90। ठीक है, कौन से सर्किट में? प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्लियर है? ये एक्सेल की जो बात थी, इस एक्सेल को क्या मैंने नाम दिया है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहा जाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी वैल्यू कितनी आई है? एक्सेल की जगह क्या रखेंगे? ओमेगा एल। ओमेगा की जगह पे क्या रख सकते हो? 2 पाई एफ। अरे यही तो रखोगे, ओमेगा इनटू में क्या होगा? एल। तो या तो एक्सेल की जगह पे ये होगा या तो ये हो सकता है। यूनिट क्या होगी सर? सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस है तो ओम ही होगा, समझ रहे हो? रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा? ओम। चाहे कुछ भी लिखा हो, रेजिस्टेंस होगा तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। ठीक है, क्लियर? अब इसका क्या बना दें हम? फेजर और ग्राफिकल। बस इतना लिख लो, खत्म हो जाए आज का ये टॉपिक। फेजर और ग्राफिकल दोनों डायग्राम बना दे रहे हैं आप। अब लिख लीजिए, मैं फेजर और ग्राफिकल बना देता हूं। फेजर बताइए, इसी में फेजर बनाना है। कौन लैग कर रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो, अगर वोल्टेज 0 से ओमेगा टी गया है तो करंट इससे कितनी डिग्री लैग करेगा? तो क्या करंट यहां रहा होगा? समझ गए? तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90। तो सर वोल्टेज देखिए लीड कर रहा है और करंट कहाँ चला गया? पीछे। बन गया फेजर डायग्राम। अब तुम सोच रहे सर अभी तो आपने ऐसे बनाया। भाई आप ऐसे बना लो, भी और आई को कहाँ बना लो, ये भी फेजर डायग्राम है। ऐसे दे देगा तो घबरा जाओगे, इसलिए मैंने एक बार ऐसे भी बना दिया। ऐसे भी हो सकता है भाई, ये ओमेगा टी चला है तो ओमेगा टी ये गया है, अब इससे करंट कितने डिग्री पीछे रह गया है? 90। तो इसको 90 डिग्री इससे पीछे करा देंगे। ठीक है, अब इसका हम अगर कौन सा डायग्राम बनाएं? ग्राफिकल। तो आप बस एक सिंपल सा देखिए, वोल्टेज चलेगा, ये वोल्टेज ये चल रहा है, 0 से चल रहा है,
अरे जीरो से गया है तो जीरो से ग्राफ बना दिए इसका। इस केस में करंट 90 डिग्री पीछे है, तो क्या 90 डिग्री क्या है, -1 पे होगा, यहाँ जीरो होगा, समझ रहे हो ना, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ, और फिर यहाँ। क्या ग्राफ ऐसे बनेगा?